नमस्कार, मैं हूं शिवम दत्त मेहता और आप देख रहे हैं आपके हक की आवाज उठाने वाला शो जवाब तो चाहिए, आपके मनपसंद चैनल यानी सुदर्शन न्यूज पर। भारत पर अपनी गंदी नजर रखने वाले पाकिस्तान ने, आपको बता दूं, एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगलने वालों को अपनी नापाक जमीन पर मंच दे दिया है। और यह जहर उसने सिर्फ भारत के खिलाफ नहीं उगला है, यह जहर उसने उगला है इजराइल के खिलाफ। और एक बार फिर से जिहाद का नारा दे दिया है। जिहाद करना है इनको, जिहाद यहूदियों के खिलाफ, जिहाद भारत के खिलाफ, जिहाद अपने धर्म से ना ताल्लुक रखने वालों के खिलाफ जिहाद करना है। पर बात गाजा की थी तो भारत का जिक्र क्यों किया गया? क्यों एक बार फिर से कश्मीर का मुद्दा उस मंच से उठाया गया जहां पर हमास के समर्थक मौजूद थे, जहां आतंकवादी गुट हमास की मौजूदगी थी? क्या अब इससे भारत को कुछ सीखना चाहिए? क्या अब समय है जागने का? ऐसे तमाम सवाल मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। खबर सिर्फ देखने सुनने की चीज नहीं है। खबर का असर तब है जब आप इसे अपने हित के बारे में सोचकर इसकी गहनता को समझें कि यह खबर आपके अस्तित्व के लिए कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बता दूं आपको, पाकिस्तान के पूर्व पीएम यानी नवाज शरीफ के दामाद और पाकिस्तान मुस्लिम लीग एन के नेता कैप्टन सफदर ने खुलेआम पेशावर में फिलिस्तीन समर्थक रैली में भारत और इजराइल पर जिहाद का आह्वान कर दिया है। रैली को हमास के नेताओं ने भी संबोधित किया और इसका आयोजन वहां पर किया गया खुलेआम सभी के सामने। सफदर ने कहा कि अगर मुसलमान जिहाद नहीं करते तो अपमान उनका इंतजार करता है। उसने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर भारत और इजराइल पर निशाना साधा। आखिर किस बात की ये जंग की बात कर रहे हैं? और साथ साथ आपको बता दूं, ये गज़वाए हिंद की भी बात वहां पर कर रहे थे। पर जिहाद है तो किससे है? जंग है तो किससे? किस बात का यह जिहाद होगा? कौन इसमें इनके साथ है? ये तमाम सवाल तो हमारे साथ हैं जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। एक बार फिर से ये गज़वाए हिंद के अपने नारे को दोहराने का काम करते नजर आ रहे हैं। पर गज़वाए हिंद आखिर है तो है क्या? उसके बारे में भी आपको बता दूं कि उस देश में जहां सर्वधर्म सम्मान से रहने वाली जगह पर, जहां इस्लाम का राज नहीं है, वहां पर ये गज़वाए हिंद की सोच रखते हैं ताकि वहां पर उनके धर्म का अस्तित्व बनाया जाए। ऐसा इनकी तरफ से ये कोशिश जो है वो किया जाता है। जिहादी सोच रखने वाले बदमाश मानसिकता से ग्रसित ये लोग कोशिश करते हैं कि पाकिस्तान में बैठकर कि भारत शांत ना बैठे। इसी सोच के चलते ये आए दिन कश्मीर में आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं और हमारे वीर सैनिकों को शहीद भी करते हैं। और ये मैं जानता हूं कि ये कभी कामयाब तो नहीं होंगे, क्योंकि हमारे देश के सैनिक शेर की मानिंद शांत तो बैठे हैं, लेकिन जब शेर शिकार का मन बना ले तो भेड़ियों को बचने का मौका नहीं मिलता। सबसे पहले हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए कि क्या बोल गए ये पाकिस्तानी। हमास युद्ध के बीच भारत ने गुरुवार को कहा कि उसने हमेशा एक संप्रभु, स्वतंत्र और व्यवहार्य फिलिस्तीन राज्य की स्थापना के लिए सीधी बातचीत की वकालत की है। इजराइल हमास युद्ध पर अपने पहले विस्तृत बयान में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करना एक सार्वभौमिक दायित्व है और इसी तरह आतंकवाद के खतरे से लड़ना भी वैश्विक जिम्मेदारी है। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून का पालन करने के सार्वभौमिक दायित्व से अवगत है। इसके साथ ही भारत ने अपना स्टैंड क्लियर किया। भारत आतंकवाद को कहीं से बर्दाश्त नहीं करेगा, क्योंकि आज भी आतंक के घाव हिंदुस्तान के पैरों में नजर आते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट, कोयम्बटूर धमाका, जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला, संसद पर हमला, अक्षरधाम मंदिर पर हमला, इन सारी आतंकी घटनाओं को भारत ने झेला है। ये सभी घटनाएं एक भारत में गज़वाए हिंद करने की दिशा में आगे बढ़ने की साजिश है। वह अधूरा ख्वाब जो इस्लामिक कट्टरपंथियों की आंखों में पिछले 1300 सालों से लगातार बसा हुआ है। एक गाजा ने इतनी सशक्त इजराइल में इतनी भारी मात्रा में जलजला मचाया जिसे देखकर दुनिया के होश उड़ गए। लेकिन क्या इससे भारत ने कुछ सीखा? ये सारी बातें हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान में हिंदुस्तान के खिलाफ षड्यंत्र के स्वर सुनाई देने लगे हैं। नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर ने खुलकर भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला है और मुस्लिमों को गज़वाए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने इजराइल को परमाणु बम की धमकी भी दी। कैप्टन ने फिलिस्तीन के समर्थन में पेशावर में आयोजित एक रैली में खुलकर भारत और इजराइल की आलोचना की। वहीं सफदर ने कहा कि अगर जिहाद के लिए तैयार न रहे
तो जिल्लत का सामना करना होगा। जिहाद के लिए तैयार रहो, गजवाए हिंद या भारत के खिलाफ जंग के लिए तैयार रहो। गजवाए हिंद के लिए तैयार हो मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवाए हिंद के लिए तैयार हो। कैप्टन सफदर पाकिस्तानी सेना से रिटायर है। उन्होंने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर भारत और इजराइल पर निशाना साधा। इस रैली का आयोजन पाकिस्तान की कट्टरपंथी पार्टी जमीयत उलेमा इस्लाम ने गाजा में इजराइल के हमले के विरोध में आयोजित किया। इसके बाद कई सवाल उठते नजर आते हैं कि क्या पाकिस्तान गाजा का रूप तो नहीं इख्तियार कर रहा? क्या पाकिस्तान ने खुलकर भारत को चेतावनी दी है? ये वो सवाल है जिसका जवाब हिंदुस्तान को ढूंढना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। हमारी खास रिपोर्ट तो आपने देख ही ली है, पर आप अब यह भी देख लीजिए कि किस तरीके से नवाज शरीफ के दामाद और मरियम नवाज के पति कैप्टन सफदर ने खुलकर भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला है और मुस्लिमों को गजवाए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा है। उन्होंने इजराइल को परमाणु बम की धमकी भी दे दी है। यह देखकर याद आ गया होगा कि कैसे AIMM चीफ असदुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुलेआम हिंदुओं को धमकी दी थी और 15 मिनट सिर्फ पुलिस हटाने की बात कही थी। सुनिए क्या कहता था ओवैसी। पहले सन इन लॉ, उसके बाद हम ओवैसी की बाइट चलाएंगे। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा इनके लिए तैयार हो मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा इनके लिए तैयार हो। अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा इनके लिए तैयार हो मुसलमानों, अगर जिहाद के लिए तैयार ना रहे तो फिर जिल्लत का सामना है। जिहाद के लिए तैयार हो, गजवा इनके लिए तैयार हो। अगर जिहाद के लिए ऐसे मोडियां बहुत आए, बहुत चले गए। आज लोग बोल रहे हैं मोदी गुजरात जीत गया, वजीर आजम बन जाएगा, देखेंगे कैसा बनता है। और लोग मुसलमान को डरा रहे हैं। अरे मोदी है, मोदी है, कहे का मोदी, किधर का मोदी। आजा बाबा, एक मर्तबा हैदराबाद आजा, बता देंगे। तस्लीमा नसरीन आई, कहां है किसी को नहीं मालूम। ये भी आ रही। अरे हिंदुस्तान, हिंदुस्तान, हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता लेंगे किसमें हिम्मत। तो आपने सुना किस तरीके से पाकिस्तान में भी जहर उगला जा रहा था और भारत के अंदर बैठे भी कुछ लोग। काफी समय पहले का जो वीडियो है, ये बाइट है, वो हमने आपको सुनाई किस तरीके से भारत में भी जहर उगला जा रहा था। अब आपको वो दिखाते हैं कि पाकिस्तान में आप जिसको देखकर हतप्रभ हो जाएंगे, चौंक जाएंगे कि कैसे पाकिस्तान में मासूम बच्चों के अंदर कट्टर पंथ को भरा जा रहा है। उनको भारत के खिलाफ क्या सिखाया जा रहा है, आप जरा इस वीडियो को देखकर समझ जाएंगे। देखिए जरा इस वीडियो को। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ, कितना मज़ा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान मनाएंगे। फतह के बाद 2020 की छुट्टियों में मैं शिमला जाऊंगी। हम जब आएंगे ना तो पूरे मुल्क में बाथरूम बना के देंगे। सुन लो RSS के दहशतगर्दों, अब हर मुसलमान की शहादत का बदला लेंगे, क्योंकि अब हिंद बनेगा पाकिस्तान। इंडियन आर्मी को हम गलियां साफ करने में लगा देंगे और मैं अब्बू से कहूंगी कि गोवा के साइल पर एक बड़ा सा घर ले लें। मुझे हिंदी ज़बान लिखनी नहीं आती, अब सिर्फ उर्दू चलेगी। हाँ,
कितना मजा आएगा जब हम दिल्ली गेट पर गाय के कबाब खाएंगे। ताजमहल पर जश्न तकमील पाकिस्तान। तो पूरा मुद्दा आप समझ ही चुके होंगे, किस तरीके से जहर तोगला जा रहा है पाकिस्तान की तरफ से और कैसे मासूम बच्चों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश वहां पर की जा रही है। इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे पास एक्सपर्ट्स का पूरा पैनल मेरे साथ जुड़ चुका है। मैं एक बार सभी का स्वागत करना चाहूंगा। मेरे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं, स्वागत करता हूं मेजर अभय कार्की साहब का, रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो विदेशी मामलों के जानकार भी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी साहब, वो भी रक्षा विशेषज्ञ हैं, वो भी साथ जुड़े हैं। और कमांडर चक्रपाणी चैक्स, यानी वो भी भारतीय नौसेना से, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और धर्म का मामला है तो आचार्य शैलेश तिवारी जी, हिंदू धर्म गुरु, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से ये सवाल पूछूंगा, लेकिन पहला जो प्रश्न है, मैं जनरल कार्की साहब आपसे ही पूछ लेता हूं, आपसे शुरुआत करता हूं कि पाकिस्तान से यह आवाज आई है, जिहाद की आवाज आई है, गजवाए हिंद का जिक्र किया गया। अगर हमास से समर्थन दिखाना था पाकिस्तानियों को, ठीक है, वो भी पूर्व में फौजी था, आप तो फौजी थे, सब जानते हैं, फौज में रहते हो तो फौज की बात करो। ये धर्म की बात कहां से आ जाती है? और जिहाद किसके खिलाफ करना चाहते हैं, गजवा हिंद किसके खिलाफ करना चाहते हैं? जरा आपका इनपुट इस पे। थैंक यू शिवम, ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। ये मेरे जहन में भी आया था कि जो रैली में वो बोल रहे थे, वो रैली थी हमस के समर्थन में। वहां हमस के एक दो लोग भी बैठे हुए थे, लेकिन उनका जो उन्होंने जिहाद के बाद जो शब्द यूज किया वो गजवाए हिंद, और वो पूरब की तरफ अपने देखने लगे, जबकि हमस और फिलिस्तीन उनकी पश्चिम की तरफ है। तो ये एक अजीबो गरीब था। लेकिन जो कप्तान साहब हैं, इनकी हिस्ट्री सबको मालूम ही है कि ये मिलिट्री एड थे नवाज शरीफ साहब के, तो उनकी तब मरियम तब कैप्टन थे, मरियम से शादी हो गई, उसके बाद ये ब्यूरोक्रेसी में रहे तो अच्छा नहीं लगा तो ये पॉलिटिक्स में आ गए। बिल्कुल। और इनकी जो झुकाव है वो मिलिटेंसी की तरफ है, प्रो मिलिटेंट है, अहमदिया के अगेंस्ट है। और ये जो है इनका एक ऐसा रुतबा रहता है या ऐसा इनका झुकाव है कि एक दो बार नवाज शरीफ को भी इनको थोड़ा सा पल्ले से दूर रखना पड़ा। तो फिलहाल इन्होंने जो आग उगली है कल, वो रैली थी गाजा के सपोर्ट में, और इन्होंने बात कर दी है गजवाए हिंद की। अब ये गजवाए हिंद जो इन्होंने बोला है, ये कोई कुरान में कहीं नहीं लिखा है, ये कभी भी प्रॉफिट ने इसके बारे में नहीं बोला है। ये कहीं पे हदीस जो है, जो कि प्रॉफिट के गुजरने के 100 साल बाद जो ये कंपाइल की गई है, उनके जानने वालों ने कुछ उनकी कहावतें वगैरह, उनको हदीस बोलते हैं। और ये हदीस में 3 बार आया हुआ है और इसमें भी कोई उसको सही नहीं माना गया है। इसका मतलब ये है कि ये एक जानबूझ के बीच में किसी ने इसको हदीस में डाला गया है, और उसका एक ही मुद्दा था कि ये अपने को गजवाए हिंद की लिए तैयार करने के लिए, शायद ऐसा है पाकिस्तान इनके पहले जो थे वो इस तरफ को जब आना चाहते थे। कहते हैं मोहम्मद बिन कासिम, जिसने सबसे पहले हमारे सिंध पे हमला किया था 711 में, उस समय उसने ये डलवाया गया था अपने कैंपेन को एक प्रॉफिट का कैंपेन बताने के लिए। और ये बात भी बहुत मानने वाली है कि गजवा जो नाम दिया था सिर्फ उन लड़ाइयों को दिया जाता था जिसमें प्रॉफिट खुद हिस्सा लेते थे। उनके जाने के बाद कोई भी लड़ाई को गजवे का औहदा नहीं दिया जाता था। तो ये साफ तौर से एक बनाया हुआ, जिसे कंकॉक्टेड कहते हैं, ये एक नैरेटिव है जो कि थोपा गया है ओवर द इयर्स हिंदुस्तान के ऊपर इस्लामिक कब्जे के लिए, और बाद में ये पाकिस्तान ने इसको फूंक दी है ताकि जो वो इसको जस्टिफाई करते रहे। दूसरी बात रही, जो ये स्पीच चल रही थी, इन्होंने बात करी आप जिहाद कर लें, नहीं तो आपको जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। जिल्लत का सामना उसको करना पड़ता है जिसके पास इज्जत हो। आज की तारीख में पाकिस्तान की क्या इज्जत है हम सबको पता है। उसके ऊपर से ये खाने को रोटी नहीं है। और मैं उनके YouTube चैनल से तो देख रहा था, उनके खुद के जो एंकर्स हैं वो बात कर रहे हैं कि आप ये किस गजवा की और किस जिहाद की बात कर रहे हैं, आप किस घोड़े पे, किस गधे पे बैठ के आप हिंदुस्तान की तरफ जाएंगे, आप असलियत को तो देखें। और तीसरी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि ये सारे के सारे नेता, इनके बेटे जो हैं, ये सब इंग्लैंड में, अमेरिका में अच्छी टेक्नोलॉजी, अच्छी एजुकेशन पा रहे हैं, लेकिन अपनी जो आवाम है उसको ये लोग बिल्कुल भूखा नंगा रखते हैं, उनको अनपढ़ रखते हैं, इसलिए कि उनपे ये ऐसी चीजें, जिहाद, गजवा हिंद, इन चीजों पे मदरसा में पढ़ा के इनको कभी आगे नहीं बढ़ने दिया है। और इन्हीं को ये
ये बहुत महत्वपूर्ण आपने जो बात की कि भाई ये बातें करते हैं, जिहाद की बातें करते हैं, गजवा हिंद की बात करते हैं, और अभी आर्थिक हालात इनके इतने खराब हैं कि ये आटा वहां पर खरीद नहीं पा रहे हैं ठीक से, और अभी भी ये धमकियां दे रहे थे एटम बम की। पर मुद्दा क्योंकि वापस कल की जो चर्चा थी उसमें भी धर्म का मुद्दा सामने आ रहा था घुमा फिरा के, और आज भी वापस फिर से वही बात सामने आ गई। मुद्दा आखिर धर्म का है तो क्यों है? इसी के बारे में मेरे को जानकारी लेने के लिए आचार्य शैलेश तिवारी जी, आपका मैं स्वागत करता हूं। क्या आपसे मैं ये सवाल अगर मैं पूछूं, क्या ये जो आतंकवाद है, जो बयानबाजी का आतंकवाद है, जहां पर एक गोली नहीं चलती, एक बम नहीं फोड़ा जाता और एक मानसिकता को बदलने की कोशिश की जाती है, कितने बड़े लेवल पर आपको लगता है ये विदेश में यानी पाकिस्तान में तो हो ही रहा है, और भारत के अंदर भी क्या ऐसी शक्तियां बैठी हैं, ऐसी कोशिशें क्या आपको लगता है जारी हैं कि ये ब्रेन वॉश लोगों का कर दिया जाए, और ये जो जिहाद की बात जो कर रहे हैं, गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, उस पर ये कामयाब होने की कोशिश जो कर रहे हैं, कुछ कर पाएंगे? आपको क्या लगता है? शिवम जी, सबसे पहले तो हमारे देश के जो सीनियर आर्मी के ऑफिसर्स, एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, उन सबको नवरात्रि की शुभकामना और साधुवाद देता हूं। ऐसे वीर योद्धाओं के सामने ऐसे गिदड़ भभकी देश के लोग इस पर विश्वास नहीं करता, और ऐसे सरकिरे जो धर्म के नाम पर मोटिवेशन देते हैं जी। और उस प्रकार के मोटिवेशंस को इस्लामीकरण करते हुए जो हिंदुस्तान में जिस तरह युवा वर्ग आज भटक रहे हैं, राष्ट्र प्रथम बिल्कुल सबके दिमाग में अपना चाहिए। इसके बाद धर्म आता है। राष्ट्र धर्म सबसे बड़ा धर्म है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और मुझे लगता है कि आज के युवा वर्ग बहुत ज्यादा भटक गए हैं, और जो चरमपंथी लोग हैं जो टीवी चैनल पर आकर के बकवास करते हैं, उनके बातों में बहुत जल्दी लोग आ जाते हैं। आज देश के युवाओं को इन सब से बचने की जरूरत है और विश्वास करने की जरूरत है मोदी सरकार पर। जब तक नरेंद्र मोदी की सरकार है, जब तक सनातनियों की सरकार है, जब तक हिंदू समर्थित सरकार है, तब तक भारत के आंख उठाकर कोई नहीं देख पाएगा। आप देखिए, मनमोहन सिंह की सरकार थी, आए दिन बम ब्लास्ट होते, आए दिन कभी आपके दिल्ली में 10 बम ब्लास्ट हो गए, कभी मुंबई में बम ब्लास्ट हो गए, आए दिन बम ब्लास्ट होते थे। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, आज एक ताकतवर शक्त सरकार है, और हमारे पास सब कुछ है, एक से बढ़कर एक हमारे पास मिसाइल्स हैं और हमारे पास परमाणु बम भी हैं। इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसे गिदड़ भभकी देने वाले लोग जेल जाएंगे। इसका ससुर तो जेल गया, इसका परिवार के लोग जेल गए, अब ये भी जेल जाएगा। और आप देख लीजिए शिवम जी, पिछले 2 वर्षों से जो भी भारत के खिलाफ पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादियों ने भारत के खिलाफ गलती की थी, उन सब को भगवान किसी न किसी तरह अपने पास बुला रहे हैं और वो मारे जा रहे हैं। और ऐसे लोग भी मारे जाएंगे जो हमारे देश को तोड़ने की बात करते हैं, हमारे देश में आतंक फैलाने की बात करते हैं। और सीमा हमारा बहुत सशक्त है, हमारा आर्मी बहुत सबल आर्मी है। निश्चित तौर पर हमारी आर्मी जो है इन सब को खदेड़ करके, और आने वाले समय में हम पीओके तो लेंगे ही, हम सिंध पर भी बिल्कुल भी इनकी बातों को आचार्य जी हम तो सीरियसली भी नहीं लेते हैं। जो वरिष्ठ अफसर मेरे साथ बैठे हैं, अगर वो भी मेरी बात से सहमत होंगे, हम ये एक हास्यास्पद बात है उनकी जो भी बातें हैं, गजवा हिंद बैठ के बातें करते हैं, जिहाद की बात करते हैं, और उनको पता है आर्थिक हालात उनके कितने और करप्शन कितना भयंकर वहां पर है। जनरल कुलकर्णी साहब, आप भी मेरे साथ हैं, आप एक बात देखिए, निकी हेली ने यह कहा कि उनको यह बड़ा अजीब लगता है कि जो बाकी जो देश हैं, अरब कंट्रीज हैं, गाजा से जो पलायन किया जा रहा है, जो पलायन हो रहा है, हमास ने गोला बारूद मारा, 5,000 7,000 उन्होंने मिसाइलें दाग दी, फिर हमास ट्रक से उनकी गाड़ियों को रोक रहा है कि भैया पलायन भी मत करिए, वहां से जाइए भी मत, आप वहीं पर मरिए। अपने लोगों को मारने पर यह खुद उमादा है। और निकी हेली ने यह कहा कि मुझे तो यह अजीब लगता है कि कैसे इस्लामिक राष्ट्र जो हैं, जो इनके लिए बात अपनी सामने रख रहे हैं, इनकी हक की लड़ाई लड़ने की बात कर रहे हैं, वो इनको पलायन का मौका नहीं देते, वो इनका स्वागत नहीं करते। आपकी क्या राय रहेगी इस पे? शिवम, इसमें कोई शक नहीं, पलायन, क्योंकि जो हमास है वो हमेशा ह्यूमन शील्ड यानी ये जो सिविलियन पॉपुलेशन है उसका उपयोग करता है। हमास के पास ऐसे कोई हथियार है नहीं जो कि इजराइल के साथ लड़ने की वो काबिलियत रखे। इतने सालों से हमास ने अपना ईरान के मदद से, कटार की मदद से, सीरिया की मदद से, लेबनान की मदद से जो कुछ भी उन्होंने बनाया है वो थोड़ा बहुत बनाया है, और जिससे कि उन्होंने इजराइल को अच्छी तरह और रखा और फिर उसके बाद हरकत की।
और उनको ये भी मालूम है कि किस प्रकार से हमास ने इजरायलियों को बुद्धू बनाया और उनके इंटेलिजेंस को बुद्धू बनाया, और ये जो उनके प्रधानमंत्री हैं इजरायल के, उन्होंने ही हमास को प्रॉप अप किया, ये सोच करके कि वो भी फूट डालेंगे और वेस्ट बैंक और गाजा को दूर रखेंगे और फिलिस्तीन जैसा कोई देश नहीं बन पाएगा। लेकिन ये लोग भी बहुत चतुर हैं, इन्होंने भी देखा कि किस प्रकार से कार्रवाई करनी है और किस प्रकार से, क्योंकि इनका जो मकसद है वो है कि इजराइल जो है वो देश है ही नहीं। जो पीएलओ था, कम से कम उन्होंने इस बात की बात कही कि इजराइल एक देश है और हम उनके साथ बात करेंगे। लेकिन ये जो हमास है या हिजबुल्लाह है या ईरान है, इनके लिए तो इजराइल एक ये देश है ही नहीं। तो ये जो जहर उगालते हैं और जहर उगले जाते हैं, आप देखिएगा कि नॉर्दर्न गाजा से जैसे आप बात कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे तकरीबन 11 लाख की आबादी है, उसमें से 7-8 लाख तो पलायन ऑलरेडी हो चुका है, और पलायन करने वालों को भी हमास मार रहा है, क्योंकि उनको मालूम है कि यही लोग हैं जो उनको बचा सकते हैं, क्योंकि वो तो मारे जाएंगे। जिस प्रकार से ध्वस्त हो गई है गाजा पट्टी और गाजा पट्टी में गाजा सिटी, तो आप समझ सकते हैं कि क्या हाल होगा। अब जहां पाकिस्तान का जो सवाल है शिवम, कि बार बार क्यों कहते हैं, आप देखिएगा इस्लामिक बॉम्ब की बात किसने की थी? भुट्टो ने की थी कि हम तो घास खाएंगे लेकिन हम इस्लामिक बॉम्ब बनाएंगे। आज जो सरफराज बार बार बात कर रहा है, क्या कह रहा है कि जो हमारा बम है ये पाकिस्तान के लिए नहीं है, ये तो पूरे मुसलमान के इसके लिए, कौम के लिए है। तो ये जो बार बार बातें करते हैं, एक ऐसा देश जिसके पास खुद कुछ नहीं है और आज हालत इतनी खस्ता है, और उसमें इस तरह की बातें करना, तो मैं कहूंगा इसके पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन एक बात को यकीन करना चाहिए कि हम लोगों ने ये सोच करके कि इनके ऊपर गौर ना करें, ये नहीं कहा। हम लोगों ने इसीलिए हमें भी इजराइल से क्या सीखना चाहिए, उससे क्या लेसन हमको लेना चाहिए, क्या शिक्षा हमको लेनी चाहिए, वो आज का मुद्दा है, वो समझने की बात है। बाकी तो इनके पास एटम बम है, पाव किलो के एटम बम है, और वो भी जो बयान थे वो भी याद होंगे। कमांडर चक्रपाणी भी मेरे साथ हैं, चैक्स सर, आप भी जानते होंगे, वो भी बयान आपको याद होंगे, कैसे हाथ पैर कांप रहे थे, घबराहट हो रही थी, पसीने छूट रहे थे, भारत ने मिसाइलें लगा दी थी, लेकिन बात थोड़ी ना आएंगे। फिर भी क्या कहेंगे आप? सबसे पहले शिवम, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और मेरे विचार पेश करने का मौका दे रहे हैं आप जी। बिल्कुल सही कहा आपने। आप देखिए, पाकिस्तान के सामने एक सबसे बड़ी समस्या है जी, वो खुद ही खत्म होने वाला है। अब जो खत्म होने वाला है उसके पास का और क्या रास्ता होता है? अपने एक अफीम चटाव हुआ है धर्म की जी, और वो अफीम धर्म की गजवाए हिंद के नाम पे बोलिए, मुसलमान बोलिए, इस्लाम बोलिए, कुछ भी बोलिए जी, लेकिन उल्टी तरफ उसके कौन खड़ा है? भारत देश। भारत देश में और खास करके भारतीय फौज के लिए एक ही धर्म है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, हमारे लिए इससे ज्यादा कुछ है नहीं। मतलब अगर ये धर्म युद्ध है, और जैसे जिहाद कहते हैं धर्म युद्ध, तो हमारे लिए तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल धर्म युद्ध है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। और हमारे धर्म युद्ध में, जैसे महाभारत में धर्म युद्ध में कौरवों की हार हुई थी, यहां पे गजवाए हिंद की हार होगी ही। ये थॉट ही खत्म होने वाला है, इसके तो आप कोई चिंता ही नहीं। अब आपने कहा न्यूक्लियर बॉम्ब, कुछ ही दिन पहले डेरा गाजी खान में एक बड़ी अजीब और गरीब घटना हुई। कहने को तो यह है कि शायद वहां पे जितना उनका न्यूक्लियर मटेरियल था वो सारा का सारा या तो गायब हो गया या डिस्ट्रॉय हो गया। मतलब अब वो कुछ भी कहते रहे, उनके पास बचा क्या है? ठन गोपाल, कुछ बचा तो है नहीं, राइट जी। और क्या कर सकते हैं? हल्ला मचाएंगे, वो मचा रहे हैं। दूसरा, हमास को लड़ाएंगे, हमास को ट्रेनिंग इन्होंने ही दी है। हमास के फाइटर्स पाकिस्तान में आके 300 फाइटर्स तो इधर आके पैराग्लाइडिंग की ट्रेनिंग कर रहे थे कि तकरीबन 30 पाकिस्तान के सीनियर अफसर आईएसआई के और उनके बाकी स्पेशल फोर्सेस के पैलेस्टीन में बैठे हुए थे। खास करके हम गाजा स्ट्रिप में सितंबर के महीने में क्या कर रहे थे? वहां पे यही तो कर रहे थे। और ये ऑपरेशन जो है बिल्कुल पाकिस्तानी फुटप्रिंट्स और प्लानिंग का एक दृष्टिकोण है, बिल्कुल साफ दिखाई देता है। शुरुआत बहुत बेहतर, लेकिन खत्म करने की औकात नहीं है। यही हुआ है वहां पे। बिल्कुल, हमास ने शुरुआत की, पहले 6 घंटे में। चक्रपाणी जी, जो आपने आरोप मचाया, आपने जो बात पाकिस्तान के लिए कही, वो एटम बम गायब हो गए हैं, आपने ये कहा कि वो पता नहीं कहां से कहां चले गए हैं। इसके बारे में अगर मैं कहूं तो आप इतना भी आरोप मत लगाइए। हो सकता है उन्होंने वो एटम बम बेच दिए हों, बेच भी सकते हैं, वो उनको बेचने की भी जरूरत पड़ सकती है। यहाँ पर जनरल कारगिल साहब, मैं आपके पास
जी, जी। बिल्कुल सही। यहां तक कि खबर ये आ रही है कुछ क्वार्टर्स में, ये उड़ी उड़ी खबरें हैं कि जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, इन्होंने एक मिडिल ईस्ट कंट्री के साथ डील की थी 2 न्यूक्लियर वेपन की, तकरीबन $2.5 बिलियन पे। लेकिन ये डील पूरी हो ना सकी। और इससे पहले अगेन ये खबर है कि यहां डेरा गाजी खान से निकलते हुए तकरीबन 100 काले रंग की गाड़ियां यूएस एम्बेसी कराची में पहुंची। बिल्कुल। तो वो गाड़ियां पे क्या था और क्या कर रही थी? ठीक है चक्रपाणी जी, क्योंकि इनके पास जहर है तो जहर ही बेचेंगे, चाहे वो इनके मन में जहर हो, चाहे इनके पास एटम बम हो। कार्की साहब, अब एक बार फिर ये बात समझिए कि कैसे पाकिस्तान जो है वो इतना हल्ला करता है, तो हल्ला करता कैसे है? उसके पास कहीं ना कहीं से तो फंडिंग आती होगी, कोई ना कोई तो हवा भरता होगा, कोई ना कोई तो ज्ञान देता होगा। ठीक है, जो वहां की जनता है उसको मरने देते हैं, वो उनकी फितरत है, उनकी आदत है, वो उनका शौक है, वो करते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं से तो उनके पास पैसा आता होगा। आपको क्या लगता है ये जो फंडिंग है, इसकी प्रक्रिया है, ये जो पैसा आता है कहां से आता है, किस तरीके से ये जो जहर उगला जाता है भारत के खिलाफ, कहीं चीन तो नहीं पीछे बैठा है इसके? आपने बड़ा अच्छा इशारा किया है, क्योंकि आज की तारीख में पाकिस्तान जो है वो चीन का एक क्लाइंट स्टेट बोली या कॉलोनी बन चुका है। और ये काफी दिनों से यही है। पैसे उसके पास है नहीं, और ऐसे विचारधारा वाला जो जिहादी विचारधारा उनके मदरसों से उनके बच्चे पढ़ते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे ये नहीं है कि अच्छे सरकारी स्कूल शुरू करें जहां साइंस, टेक्नोलॉजी, इंग्लिश वगैरह पढ़ाया जाए। पर वो बच्चे जो है वो जाते हैं मदरसों में, और मदरसों में पहले सऊदी पैसा आता था। सऊदी पैसा, सऊदी प्रीचर और वहाबी और सलाफी जो उनका वो है सुन्नियों का कट्टरपंथी, वो उनको सिखाई जाती थी, और गजवा हिंद और जिहाद उसमें शामिल थे, और तभी वहां से हमारे पास टेररिस्ट आते थे। जब कसाब की डीब्रीफिंग हुई है, उसकी अगर आप लाइव स्टोरी पढ़े, वो एक समोसे बेचने वाले का बच्चा था जो लाहौर या कहीं गया था शहर में काम करने, उसको एक मदरसों वालों ने बुलाया, खाना दिया, रखा, और उसके बाद उनका सिलेक्शन हुआ, और फिर एडवांस ट्रेनिंग के लिए वो लोग ले गए और उनको ट्रेन करके यहाँ पे भेज दिया। कसाब एक कहानी है, बाकी लोगों के साथ जो हो रहा है, ये जो इनकी फैक्ट्री चल रही है, ये ऐसे ही चल रही है। गरीबों को आप थोड़ा सा खाना दे दें और उसको 10,000, 1 लाख अगर मर जाओगे तो आपके फैमिली को दे देंगे, वो काफी मोटिवेशन है उनके लिए काम करने का। और ये पैसा कहां से आ रहा है? बेशक ये बाहर की, पहले उनको कुछ इस्लामिक देशों से पाकिस्तान को मदद मिलती थी, लेकिन अब आते समय में उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए हैं। सऊदी अरब ने तो क्लियरली बोल दिया है कि वो ये इस्लामिस्ट और जिहादिस्ट टेंडेंसीज को फंडिंग नहीं करेगा। तो अब वो उनकी जो नजर है चाइना, और चाइना का जो गेम है वो पाकिस्तान के थ्रू इंडिया के अंदर, अभी आज ही मैं पढ़ रहा था कि अब नेपाल के थ्रू भी चाइनीज, नेपाली और हिंदी पढ़ के यहाँ पे नौकरियां ले रहे हैं। पूना, बॉम्बे, जहाँ पे ARD हमारे वो है अनुसंधान केंद्र है, उधर पे आके ये चीजें चल रही हैं। तो चाइना का तो एक ही मुद्दा है कि हिंदुस्तान की प्रोग्रेस को कैसे रोके और हिंदुस्तान को कैसे पावरफुल ना बनने दे। और पाकिस्तान जो है वो उसका एक कॉलोनी है, उसके थ्रू ये काम करा। और ये कामयाब बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं इस बात को, मैं पूर्णतः इस पर विश्वास रखता हूं कि हमारे देश के फौजी, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज इतनी काबिल हैं कि वो हर बात को संभालने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगी। कुलकर्णी साहब, मैं आपसे एक और सवाल आपसे भी पूछूं कि जब ह्यूमन राइट्स की बात आती है, इंटरनेशनल मीडिया की बात आती है, तो एक आंकड़ा यह भी है कि हर साल पाकिस्तान में 1000 बच्चियां, नाबालिग बच्चियों का अपहरण कर दिया जाता है, जबरन उनका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, उनकी शादियां करा दी जाती हैं। ये कितना सही है, आप बताइए, है? और इसका जो है कोई बयान नहीं बाहर में आता, कोई इसकी गवाही नहीं बाहर में आती, कोई इसके लिए लड़ाई नहीं लड़ता। इसके बारे में क्या कहेंगे? होता है ये जो ह्यूमन राइट वायलेशंस है, और खासकर जिस प्रकार से हम देखते हैं पाकिस्तान के अंदर, तो बेतरतीब। और पाकिस्तान जो एक ऐसा देश है जो जिसकी उसका जो लोकेशन है उसके कारण उसको अमेरिका भी इस्तेमाल करता आया है, अब चीन भी इस्तेमाल कर रहा है, और खुद वो पाकिस्तान की जो फौज है वो भी, उसका बिजनेस जो है तकरीबन $25 बिलियन का बिजनेस है। वो प्याज से लेकर कोई विरोध क्यों नहीं करता? कोई विरोध क्यों नहीं करता इनका? इनकी खबरें बाहर क्यों नहीं आती? इंटरनेशनल मीडिया की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कुछ
कुछ बायसनेस है वहां पर, उनकी अपनी सोच है, लेकिन ये बच्चियों का अपहरण हुआ रहा है, वहां पर हो रहा है, धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। गजवा हिंद की बात तो इनकी छोड़ देते हैं, कभी ना कभी मुझे लगता है कि पीओके भी अपने पास वापस आ जाएगा, लेकिन वहां अंदर भीतर जो हो रहा है, चाहे वो बच्चियां हिंदू ना हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो तो रहा है ना सर? बिल्कुल, कोई शक ही नहीं है, और सब जानते हैं। ये नहीं है, हम लोगों ने ये नहीं सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है विश्व को मालूम नहीं है। पूरे विश्व को मालूम है कि पाकिस्तान एक आतंक का गढ़ है। पाकिस्तान में माइनॉरिटीज जो है उनकी कोई कदर नहीं है। पाकिस्तान में आप देखिएगा, जब 1947 में जब पाकिस्तान बना हिंदुस्तान से अलग होकर के, तो 18 से 20% माइनॉरिटीज थी। आज तो वहां पे 2% भी माइनॉरिटीज नहीं है। तो इसी से पता चलता है पूरे विश्व में कि क्या हालत है। लेकिन यह है कि हर कोई, सिर्फ एक हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान को एक्सपोज करता है। यही कारण है कि फाइनेंशियल टास्क फोर्स में वो बेचारा ग्रे लिस्ट में है, और उसी में से अमेरिका ही उसकी मदद करता है उसको ग्रे लिस्ट से बाहर निकालने की। चीन मदद करता है, सऊदी अरेबिया मदद करता है। तो ये जो देश है, ये सब पाकिस्तान जो है एक अपना कटोरा लेकर के चल देता है जिसकी मदद होती है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर चाहे वो चाहे मदरसे हो, चाहे ह्यूमन राइट वायलेशन हो, बच्चों का कन्वर्जन हो, लोगों के बरखिलाफ कार्रवाई हो रही हो, वहां पे चर्चेस को तोड़ा जाता हो या अपने मंदिरों को तोड़ा जाता हो, ये सब कोई जानता है। ऐसा कोई नहीं है जो नहीं जानता है। लेकिन पाकिस्तान जो है, हम तो सुधरेंगे नहीं वाले में है, उस कैटेगरी में आता है कि हम तो कभी सुधरेंगे नहीं, हम तो डूबे सनम, हम तुम्हें भी नहीं डूबेंगे। उस हालत में आज वो देखते हैं कि हेट इंडिया, मतलब भारत के बरखिलाफ किस तरीके से जहर उगाला जाए। और पाकिस्तान एक इंडस्ट्री है, और पाकिस्तान ने एक बहुत बढ़िया अपना बना रखा है कि सब जगह जाकर के वो मीठी मीठी बातें करके, वहां से पैसे लेकर के भारत के बरखिलाफ जहर उगाल करके अपने आबादी में भी, अगर आप किसी भी हम मिलिटेंट्स को पकड़ते थे और वो क्या कहते थे, हमें तो कहा जाता है कि भारत के अंदर तो बिल्कुल भी कोई धर्मनिरपेक्ष, हम यहाँ पे आकर के देखते हैं कि यहाँ पर आजादी है बनिस्बत पाकिस्तान के अंदर आजादी हो। उस तरह के मुसलमान जो है वहां से आते थे, वो बातें करते थे। तो इसमें कोई शक नहीं है, हमें सबको जानता है, पूरे विश्व जानता है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जहर उगलने में ही लगा रहता है। उसका दूसरा कोई काम नहीं, उसका दूसरा कोई व्यापार नहीं, यही उसका शौक है, यही उसका काम है। आचार्य तिवारी जी, शैलेश तिवारी जी, मैं आपसे अगर ये बात पूछूं, ठीक है, वहां से गजवा हिंद का नारा आता है, जिहाद का नारा आता है, उनको जो अपने बच्चों को जिस तरीके से उनके मन में जहर भरना है वो भर रहे हैं, लेकिन एक धर्म गुरु होने के नाते आपकी भी कुछ जिम्मेदारियां हैं। आप यहां पर मौजूद हैं, तो आपको भी तो शिक्षा का पाठ अपने बच्चों को, यहां पर भारत के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा का पाठ दिया जा सकता है, मंदिर जाने को कहा जा सकता है, कुछ ज्ञान दिया जा सकता है, कुछ शिक्षा ऐसी दी जा सकती है। क्योंकि बार बार अगर विदेशी धरती से झूठ का नारा लगाया जाए, तो झूठ अगर बार बार बोला जाए तो वो सच जैसा लगने लगता है, ताकि कल को ये बच्चे ना कहें कि भाई देखिए वो ऐसा कह रहे थे और ऐसा हो गया। आपकी क्या राय रहेगी इसमें, एक अच्छे उसके पहलू के तौर पर? शिवम जी, मैं तो ये मानता हूं कि सभी सनातनी एक हो, भारतवर्ष के सभी सनातनी एक हो जी, और जाति से ऊपर उठ करके सनातन धर्म के लिए मैं काम करता हूं, और सनातन धर्मावलंबी सब एक दूसरे के साथ मिलकर के चले, और साथ ही साथ अपने अंदर नफरत नहीं पैदा करें। इस प्रकार मुस्लिम समाज के कुछ लोग नफरत पैदा करते हैं, और ज्यादातर तो लोग जो है वह अपने कमाने खाने में जीते हैं। कुछ जो उन्मादी लोग हैं वही लोग नफरत फैलाने के चक्कर में रहते हैं। वैसे लोगों को पूरी तरह से सामाजिक विरोध करने की जरूरत है जी। और सशक्त हिंदुत्व की मैं बात करता हूँ, सशक्त हिंदू राष्ट्र की बात करता हूँ, लेकिन इन सब से पहले राष्ट्र सर्वप्रथम है। बिल्कुल बिल्कुल, राष्ट्र सर्वप्रथम है। चक्रपाणी जी, आप ये देखिए, राष्ट्र सर्वप्रथम की बात तो उन्होंने ये कही है, लेकिन कोशिशें अगर विदेशी धरती से इसी तरीके से जारी रही, तो क्या वो देश के अंदर बैठे किसी व्यक्ति से, चाहे वो इंटेलिजेंस उसको कह लीजिए, चाहे वो उनका इनपुट कह लीजिए, चाहे वो उस तरीके का मीडिया कह लीजिए, चाहे उस तरीके के बुद्धिजीवी कह लीजिए, क्या उनके समर्थन के बिना भारत में कुछ होना संभव है? आपको क्या लगता है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भारत के लिए? गजवा हिंद तो कभी नहीं होने देंगे हम, आप बोलिए। देखिए, बिना बाहर के सपोर्ट के ये संभव नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हम बाहर को तो कुछ कर नहीं सकते, अपने आप को देखें, और अपने आप के लिए हमें 3 चीजों की सख्त जरूरत है। नंबर 1, एक सशक्त काबिल मिलिट्री, ठीक है, बिना मिलिट्री के आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते, चाहे वो इंटरनल प्रॉब्लम हो या एक्सटर्नल हो। नंबर 2, एक काबिल, एक ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब तभी से आप अच्छी चीजें निकलेंगी।
और नंबर 3 एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल गवर्नेंस। आपको लगता है अब वो है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल, वो गवर्नेंस है? आज की तारीख में तो मुझे डेफिनेटली लगता है कि स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल और गवर्नेंस है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो कब लेंगे पीओके? तो कब लेंगे पीओके? गजवा हिंद तो उनकी सोच है, हमारी क्या सोच है? पीओके कब वापस लेंगे? मैं आपको पुराने दिन, आपके पुराने दिन के, वो अपने आप आ रहा है हमारे पास। ठीक है, बोलिए। कंप्लीट। वो तो अपने आप आ रहा है, हम क्यों बेकार में अपना वहां पे टांग अड़ाए, जबकि पीओके में खुद ही लोग कह रहे हैं हमें वापस हिंदुस्तान से विलय करा दो हमारी। वो खुद ही पाकिस्तानी आर्मी को भेज रहे हैं बाहर जी। वो खुद ही चीन के खिलाफ वहां पे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है, और जो भी सीपीसी प्रोजेक्ट चल रहे थे वो तो आज सब ठप पड़े हुए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो हमें कुछ करने की जरूरत क्या है? कुछ करने की जरूरत नहीं, ये आपकी बात सही है। कार्की साहब, आप भी क्या इनकी बात से सहमत हैं? क्या आप भी इनकी बात से सहमत रखते हैं? वहां पे चाहे वो बच्चों के मन में जहर भर रहे हैं, गजवा हिंद की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको लगता है पीओके वापस आ जाएगा? गजवा हिंद तो चलो उनका कभी कामयाब नहीं होगा, अगले कितने लाखों साल तक कोशिश कर लें, लेकिन क्या आपको लगता है पीओके तब तक वापस हम खींच लेंगे? मैं इसमें आपको एक नारा जो काफी दिनों पहले हमने सुना था टीवी पे भी, जो कि स्कार्दू और इधर की तरफ के लोग भी बोल रहे थे, वो कह रहे थे आर पार जोड़ दो, करगिल रास्ता खोल दो। तो इससे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है कि उनके मन की आकांक्षा क्या है, वहां के लोग क्या चाहते हैं। और जैसे कि चक्रपाणी साहब ने बता ही दिया है कि आज की तारीख में पाकिस्तानी फौज की नाक में उन्होंने दम कर रखा है, रोज वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं, प्रो इंडिया एंटी पाकिस्तान वहां पे हो रहा है। और सीपेक के जितने भी प्रोजेक्ट है, एंटी चाइना सेंटीमेंट इतना बड़ा है कि चाहे चाइना ने पाकिस्तान को पैसे देके 2 इन्फेंट्री डिवीजन सिर्फ सीपेक की सिक्योरिटी के लिए लगा रखी है, लेकिन चाहे वो गिलगित बाल्टिस्तान हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, ग्वादर हो, बिल्कुल रोज वहां पे बम फट रहे हैं, रोज वहां पे हमले हो रहे हैं। ये वहां की पब्लिक का आक्रोश है। पंजाबी डोमिनेटेड जो आर्मी है, पंजाबी डोमिनेटेड जो उनकी पॉलिटिक्स है, और जिसने उनके पूरे देश को बेच दिया है। बलूचिस्तान का वही कहना है कि हमारे सारे रिसोर्सेज आप यहां से ले जाते हो, कुछ नहीं देते हो, हमको खत्म कर दिया है। इन एनी केस बलूचिस्तान ने तो कभी उनको माना ही नहीं, वो जैसे चल रही है। और इधर की तरफ भी लोग यही कह रहे हैं कि आप हमारे को एक पैसा हमारे पे नहीं करते, हमारा पैसा लेके आप पंजाब में लोगों को खिलाते रहते। तो और हिंदुस्तान के कश्मीर को देख के ये आग जो हमारी प्रोग्रेस अभी हुई है 370 हटने के बाद, ये प्रोग्रेस को G20 की मीटिंग में जब उनके ब्लॉगर्स दिखाते थे लोगों को ये कहाँ का है, वो ये नहीं समझ पाते थे कि ये कश्मीर है। तो वो आग अभी जल रही है, वो खुद ही अपने आप उसी आग में, कार्की साहब मैं कहता हूं, उसी आग में जो भारत के विरोधी हैं जलकर मर जाए, मैं तो ये कहूंगा। कुलकर्णी साहब, आपका एक क्लोजिंग कमेंट मैं आपसे भी लूंगा, और एक छोटा कमेंट तिवारी साहब, आचार्य जी आपसे भी मैं ले लूंगा। एक मैसेज पाकिस्तान को, छोटा मैसेज आपकी तरफ से, फिर हम जाएंगे तिवारी साहब के पास, आचार्य तिवारी जी की। कुलकर्णी साहब। हाँ शिवम, मैं पाकिस्तान में पढ़ा हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं कि पाकिस्तानी जो है, हर एक कोई अगर वो अपने ही देश के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में ना सोचे, क्योंकि उसको मालूम है कि हिंदुस्तान जो है बहुत आगे है, तो अपना घर संभाले, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश ना करे, वो काफी आगे चला जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ठीक है। आचार्य तिवारी जी, आपका भी एक मैसेज, एक आपका संदेश पाकिस्तान को। देखिए, मैं तो विश्वास करता हूं कि जब तक है मोदी की सरकार, तब तक कोई कुछ नहीं कर पाएगा, और मोदी जी दोबारा घर में घुसकर मारेंगे। इसलिए मोदी जी की ताकत को बढ़ाइए, वोट बैंक को बढ़ाइए, और सनातनी एक होइए। फिर से मोदी जी को एक ताकतवर तरीके से लाइए, और अगली बार हम सिंध और पीओके दोनों लेकर के आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद, वाकई बहुत बहुत धन्यवाद मैं आप सभी को करना चाहता हूं। मैं जनरल कार्की साहब, आपने जिस तरीके से बताया, जनरल कुलकर्णी साहब जिस तरीके से आपने बताया, कमांडर चक्रपाणी चैक्स आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आचार्य शैलेश तिवारी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो पाकिस्तान चाहे बोले कि वो गजवाए हिंद करना चाहता है, चाहे जिहाद करना चाहता है, चाहे इजराइल के खिलाफ, चाहे भारत के खिलाफ, कामयाब वो कभी नहीं होगा। और ऐसी खबरों के साथ हम वापस लौटेंगे, कहीं मत जाइएगा, बस एक छोटा सा ब्रेक, बस।